बंगाल 2026 के चुनाव नतीजे, सच कहूं तो ये सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब टीवी पर भावुक बयानबाजियों और भारी शोर शराबे तो हम सबने खूब सुने हैं, लेकिन आज हम उस शोर से थोड़ा पीछे हटेंगे। इस विश्लेषण में हम भावनाओं को किनारे रखकर उन ठोस, ठंडे आंकड़ों की बात करेंगे जिन्होंने इस हार जीत की असली पटकथा लिखी। आइए सीधे दावों और डेटा की गहराई में गोता लगाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे चुनाव चोरी होने के उस सबसे बड़े दावे से, फिर देखेंगे कि एसआईआर का असली प्रभाव क्या रहा। इसके बाद हम अल्पसंख्यक वोटों के उस बंटवारे, ग्रामीण और अनुसूचित जाति के वोटर्स की शिफ्ट और महिला मतदाताओं के रुख को समझेंगे जिसने पूरी बाजी पलट दी। और आखिर में बात करेंगे उस बूथ लेवल स्ट्रैटेजी की जो असल में इस पूरी चुनावी मशीनरी की रीढ़ साबित हुई। सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, चुनाव चोरी होने के दावे की। क्या ये सिर्फ हार की हताशा थी या इसके पीछे कोई ठोस जमीन थी? देखिए, जैसे ही नतीजे साफ हुए, सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो बेहद तीखी थी। सीधा आरोप चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर लगा। इस जीत को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक अनैतिक जीत और सीधे तौर पर लूट का नाम दिया गया। और हाँ, कई राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं ने भी इस सुर में सुर मिलाया, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 206, 294 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटें। ईमानदारी से कहें तो इस आंकड़े की कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सत्ताधारी पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई और उनके 20 कैबिनेट मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये उलटफेर इतना बड़ा है कि इसका एक डीप डेटा ऑटोप्सी करना, यानी आंकड़ों का चीरहरण करना, बेहद जरूरी हो जाता है। अब इन सारे दावों के ठीक बीचों बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एसआईआर, यानी समरी रिवीजन। आसान भाषा में समझे तो ये मतदाता सूची को अपडेट करने की एक बेहद तेज प्रक्रिया थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? करीब 27 लाख मतदाताओं को एजुडिकेशन यानी न्यायिक विचार के अधीन डाल दिया गया। मतलब नागरिक तो आप हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। जाहिर है, इस कदम ने चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने और पारदर्शिता की कमी जैसे बड़े विवादों को जन्म दे दिया। तो क्या सिर्फ इस एसआईआर ने ही पूरा चुनाव पलट दिया? आइए दूसरे खंड में इसी प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। अगर हम उन टॉप 20 सीटों का डेटा खंगालें जहां एसआईआर के तहत सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे, तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। अगर नामों का कटना ही हार की इकलौती वजह होती तो सत्ताधारी पार्टी को यहां सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन डेटा बता रहा है कि इन 20 में से 13 सीटें तो खुद सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने ही जीती हैं। इससे एक बात तो साफ है, इस ऐतिहासिक हार का ठीकरा सिर्फ मतदाता सूची के सिर नहीं फोड़ा जा सकता। पर्दे के पीछे कुछ और भी पक रहा था। असल में हार की असली वजह एक बहुत बड़े भौगोलिक पतन में छिपी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2011 से लेकर 2021 तक जो 124 सीटें सत्ताधारी दल के लिए एक अभेद्य किले की तरह काम कर रही थीं, 2026 आते आते उनमें से 78 सीटें हाथ से फिसल गईं। 78 सीटें! ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं हो सकती। ये दिखाता है कि जमीन पर एक बहुत गहरी ढांचागत विफलता मौजूद थी जो अचानक हुए एसआईआर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दोनों पक्षों के प्रदर्शन को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अपने ऐतिहासिक गढ़ों को बचाने में पस्त हो गई और अपने मजबूत इलाकों के बाहर सिर्फ 34 सीटें ही निकाल पाई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल यानी बीजेपी का फुटप्रिंट देखिए। उन्होंने न सिर्फ अपने सभी 54 गढ़ों को बचाए रखा, बल्कि 65 बिल्कुल नई सीटों पर सेंधमारी कर दी। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये भी है कि बीजेपी ने 55 लाख से ज्यादा नए वोट जोड़े, जबकि टीएमसी सिर्फ 17 लाख के आसपास ही ठहर गई। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा। ये वो वोट बैंक था जिसे कभी डिगाया नहीं जा सकता था, पर इस बार क्या हुआ? उन 32 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ों पर एक नजर डालिए जहां मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों में वोटिंग तो 7.6% बढ़ गई, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर 16% धड़ाम से गिर गया। जो पार्टी 2021 में यहां की पूरी 32 के 32 सीटें जीती थी, वो इस बार 23 पर आकर रुक गई। बाकी सीटें लेफ्ट, आईएसएफ और कांग्रेस ने बांटनी। ये बंटवारा चुनाव का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
तो आखिर ये मजबूत दीवार दरकी कैसे? डेटा के चश्मे से देखें तो इसके कई ठोस कारण हैं। पहला, एसआईआर से नाम कटने पर सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलने में जो देरी हुई, उसे लेकर भारी गुस्सा था। दूसरा, प्रतिनिधित्व की भारी कमी। राज्य में 27% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद पुलिस बल में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 4.5% है। इसके अलावा दशकों से चला आ रहा विकास का सूखा। और सबसे बड़ी बात, ये मानकर बैठ जाना कि ये वोटर तो कहीं जाएगा ही नहीं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाला रवैया बहुत भारी पड़ गया। अब आते हैं खंड 4 पर, ग्रामीण और अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स का रुख। यहाँ ध्रुवीकरण की एक बिल्कुल नई तस्वीर देखने को मिली। ये आंकड़े अपने आप में चीख कर ध्रुवीकरण की कहानी सुना रहे हैं। जिन इलाकों में अनुसूचित जाति की आबादी 30% से ज्यादा है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए 83%, और जहां एससी आबादी 10% से कम है, वहां ये दर गिरकर 56% हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि विपक्षी दल ने इस बार अनुसूचित जाति के वोटों को पूरी ताकत से अपने पक्ष में कंसोलिडेट किया और उन इलाकों में अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली। और ये सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी किसी एक खास पॉकेट तक सीमित नहीं थी। पूरी तरह से शहरी इलाकों में बीजेपी ने 76.5% सीटें अपने नाम की, और जो इलाके मुख्य रूप से ग्रामीण हैं, वहां भी 67% सीटों पर कब्जा जमाया। जाहिर है, इसका मतलब ये हुआ कि सत्ताधारी दल के पैरों तले से न सिर्फ उसका पुराना ग्रामीण आधार खिसक गया, बल्कि शहरों में भी उनकी पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ गई। खंड 5, महिला मतदाताओं का पलायन। ये शायद वो एक फैक्टर है जिसने सत्ताधारी दल की चुनावी मशीनरी को सबसे गहरी चोट दी है। सिर्फ 5%, जी हाँ 5%। सुनने में ये आंकड़ा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं, खास तौर पर एक ऐसे राज्य में जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करती हैं, तो ये 5% का स्विंग एक राजनीतिक सुनामी के बराबर होता है। इस 5% के बदलाव ने सचमुच पूरे चुनावी जमीन को पलट कर रख दिया। अब सवाल है कि आखिर महिलाएं इतनी नाराज क्यों हुईं? इसके पीछे सिलसिलेवार दुखद और गंभीर घटनाएं रही हैं। संदेशखाली के भयानक वाक़े और आरजीकर अस्पताल जैसी घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। उस पर से शारदा और नारदा जैसे पुराने भ्रष्टाचार के मामले, शिक्षकों की भर्ती के घोटाले और नौकरियों की भारी कमी के बीच कटमनी का बढ़ता चलन, इन सब ने मिलकर उस भावनात्मक और राजनीतिक पुल को तोड़ दिया जो पिछले 15 सालों से सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ था। चुनाव में वादे दोनों तरफ से होते हैं, है ना? एक तरफ मौजूद सरकार की जानी मानी लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाएं थी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बहुत ही आक्रामक जाल बिछाया। अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए, मुफ्त बस यात्रा, नौकरियों में 33% आरक्षण और सुरक्षा के लिए एक दुर्गा सुरक्षा पुलिस स्क्वाड। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की महिला विंग ने इन वादों को घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर इतने व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया कि मौजूदा योजनाओं का असर काफी हद तक फीका पड़ गया। और अंत में बात करते हैं खंड 6 की, बूथ लेवल स्ट्रैटेजी। जनसांख्यिकीय बदलाव तो हो गए, लेकिन उन्हें नतीजों में कैसे बदला गया? इसे जरा कॉर्पोरेट स्टाइल में समझिए। ये सिर्फ रैलियों और भाषणों का चुनाव नहीं था, ये था माइक्रो टारगेटिंग का चुनाव। बूथों को प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जैसी कैटेगरी में बांट दिया गया। जहां प्लैटिनम बूथ था, वहां 50 पक्के कार्यकर्ता लगा दिए गए और ब्रॉन्ज पर सिर्फ 1। इस अचूक गणित का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 5 सालों में विपक्षी दल के ग्राउंड वर्कर्स की फौज 1 लाख से बढ़कर सीधे 3 लाख हो गई। ये अपने आप में चुनाव लड़ने की एक मास्टर क्लास है। और बात सिर्फ नंबर गेम की नहीं थी, यहाँ एक गहरी सांस्कृतिक रिकैलिब्रेशन भी की गई। विपक्ष पर हमेशा से बाहरी होने का ठप्पा लगता आया था, है ना? उसे मिटाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से स्थानीय रंग ओढ़ लिया। स्थानीय परंपराओं को अपनाना, कैमरे के सामने स्थानीय मछली खाना और बड़े नेताओं का खुद को भूमिपुत्र यानी धरती का बेटा बताना, ये सब एक बेहद कसी हुई रणनीति थी। इसने बाहरी वाले उस पुराने नैरेटिव की पूरी तरह हवा निकाल दी। तो इस पूरे डेटा विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक तरफ सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप हैं, भावुक अपीलें हैं और शायद जमीनी आंदोलन भी। लेकिन क्या ये सब चीजें कभी भी एक उस मशीनरी का मुकाबला कर सकती हैं जो अति संरचित है, पूरी तरह डेटा पर चलती है और जिसका बूथ मैनेजमेंट इतना धारदार है?
इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि शोर और नारों के बीच अक्सर असली कहानी दब जाती है और वो कहानी सिर्फ और सिर्फ आंकड़े ही बयां करते हैं।